नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में। हूं आपके साथ महेश जैन। सीएम मोहन यादव के सख्त निर्देशों के बावजूद भी जावद क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों का खुला खेल चल रहा है। एक दिव्यांग कैलाश साहू की शिकायत के बाद अवैध कॉलोनियों का भंडाफोड़ हुआ। एक के बाद एक कई अवैध कॉलोनियां जो है जावद क्षेत्र में देखे जा रही है और प्रशासन इसको लेकर काफी लंबे समय से मुख्य दर्शक बना हुआ था, लेकिन कलेक्टर हिमांशु चंद्रा और एसडीएम प्रीति संघवी का इन अवैध कॉलोनियों के खिलाफ एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल कैलाश साहू जो दिव्यांग किसान है, उन्होंने शिकायत की थी कि किस प्रकार से अभिषेक नामक व्यक्ति ने उनकी जमीन पर अवैध कॉलोनी काटी और प्लाटों की रजिस्ट्री करवा दी। और रजिस्ट्री के समय कैलाश साहू को बुलाया गया था। काफी लंबे समय से प्रशासन तारीख पर तारीख दिए जा रहा था। इधर विपक्ष से लगाकर निर्दलीय प्रत्याशी भी जावद क्षेत्र के मामलों को लेकर लगातार जावद विधायक ओम प्रकाश सकलेचा पर तीखा वार कर रहे थे और संरक्षण के आरोप लगा रहे थे। इस बीच कल 27 अक्टूबर को सुनवाई थी। सुनवाई पर आखिरकार अनावेदक जो अभिषेक ने अपना जवाब पेश करा। पहले दिखाते हैं आपको जवाब, सेकंड स्क्रिप्ट जवाब देखें किस तरीके से अभिषेक ने जवाब दिया है कि उस पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप पूरी तरीके से निराधार है। कोई भी विक्रय पत्र ऐसा नहीं है जो अभिषेक ने किया हो। बस यहां आके अभिषेक जी फंस गए। यहां आप देखेंगे अभिषेक ने यह लिखा है कोई भी विक्रय पत्र जो है इस कॉलोनी संबंधित जो है वो उनके द्वारा कोई भी विक्रय नहीं करा गया। लेकिन दूसरे स्क्रीन पर हमारी पड़ताल में जो स्टाम्प आए थे, जितेश पवार का स्टाम्प आया था, कमलेश जटिया का स्टाम्प आया था, अनिल दाकड़ का स्टाम्प आया था। 3 स्टाम्प तो हमारी पड़ताल में आए थे जहां पर इस विक्रय पत्र और स्टाम्प जो है अभिषेक नामक व्यक्ति ने जो है इन प्लाट मालिकों से कराए गए। जो वर्तमान में जो प्लाट मालिक है, जिनको प्लाट बेचेगा, उनके साथ में सीधा अभिषेक का विक्रय पत्र है। ऐसे में लग रहा है कि ये कागजों की उलझन अभिषेक के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि जवाब के बाद अंतिम सुनवाई थी, बहस भी चली। अब जावद प्रशासन एसडीएम प्रीति संघवी का अंतिम प्रतिवेदन तैयार होगा जो कलेक्टर हिमांशु चंद्रा को भेजा जाएगा। ऐसे में देखना होगा इस मुद्दे पर क्या दिव्यांग किसान को न्याय मिलेगा, क्या पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल इस मुद्दे सहित जावद के अवैध कॉलोनी, सरकारी जमीनों, फैक्ट्री सहित कई मुद्दों पर बहस के लिए और मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान मौजूद है। जावद क्षेत्र में लगातार जो विधानसभा दावेदार भी रहे कांग्रेस की तरफ से और लगातार जावद की राजनीति में जनता के मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ते हुए देखने वाले राजकुमार अहिर, जिनसे बात करेंगे। फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी ने इनको निष्कासित कर रखा है, लेकिन कांग्रेस के लिए चुनावी जब समय आता है तो कांग्रेस का दावेदारों के लिए एक मुसीबत राजकुमार अहिर देखा जाता है, जो कि चुनावी अड़चन जो होते हैं, वोट बैंक जो होता है, कि बड़ा वोट बैंक राजकुमार अहिर के साथ भी चलता है और जनता के बीच लगातार लड़ाई लड़ी जाती है। चलिए जावद क्षेत्र के मुद्दों पर राजकुमार अहिर से खास चर्चा करेंगे, स्टूडियो में ले चलते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले राजकुमार जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राजकुमार जी, जिस तरह का मुद्दा देखा जा रहा है कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सीएम मोहन यादव जो है वो कार्रवाई को लेकर निर्देशित कर रहे हैं। अभी हाल ही में मामला आपने देखा होगा, एक दिव्यांग किसान की जगह कॉलोनी काट दी जाती है, जमीनों का खरीदी विक्रय हो जाता है, किसान ही शिकायत लेकर पहुंचता है प्रशासन की कार्रवाई की जगह। ऐसे में न्याय के लिए तारीख पर तारीख मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ये तो एक विकलांग का मामला, कहीं कोई मामले सामने आ जाते हैं वो आप लोगों के माध्यम से या कोई जागरूक व्यक्ति के माध्यम से, लेकिन ऐसे जमीन के घोटाले कई जगह, और उसकी सबसे बड़ी समस्या रही नक्शा विहीन। कई जगह भी आपने देखा ड्रोन सिस्टम से गांव की आबादी या कहाँ कहाँ क्या है, तो ये जो सबसे बड़ा, कुछ लोग क्या करते हैं फाइलें गायब करवा देते हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन की भी ये है कि उन कागजों को पेंडिंग कर देते हैं। आप जानते हैं आज के समय में भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो मैं कह रहा हूँ जिसका खेत है, आज भी मैं देखता हूँ जिसका खेत है पुलिस से संरक्षण में, दूसरे लोग उस खेत को, अभी 2-3 दिन पहले की घटना हुआ कि मैं एसपी साहब से भी मिला, बताया मैंने, एसपी साहब ने बोला उनको कि अगर इसमें जांच सही निकली तो मैं दोनों को सस्पेंड करूँ। ये 2 दिन पहले की घटना है। ये ऐसे कई मामले हैं जहां सरकारी जमीनों पर, मैं तो कह रहा हूँ, मैंने कलेक्टर साहब को भी बताया, कहीं कहीं ऐसे गाँव है 100, 200 और 500 बीघा तक हत्ती करना, ये मैं उनके नॉलेज में लाया भी हूँ। तो ये आज का नहीं, ये कभी से चल रहा है और हमको जो जो चीज़ें बात में हमारे सामने आती है हम उसको प्रशासन स्तर तक ले जाते हैं। लेकिन आप जान रहे हैं प्रशासन की स्थिति, इस संबंध में मेरी कई बार कलेक्टर महोदय से भी चर्चा हुई, कई जगह उन्होंने कार्रवाई भी की है। और मैं कह रहा हूँ होना चाहिए जिसका अधिकार है, जिसकी जमीन, सरकारी जमीन पे क्यों,
अवैध कॉलोनी की बात कर रहे हैं कई बार मोहन जी सीएम साहब जो इनने कहा कि अवैध कॉलोनी पे कहाँ हुई, एक भी कॉलोनी में कर। हमारा ये कहना है कि इस नीमच में चाहे वो नगर पालिका हो, अभी 2 दिन पहले कलेक्टर महोदय से हाउसिंग बोर्ड वाले से भी मिले थे तो मेरी भी चर्चा, मैंने कहा यहाँ मध्यम वर्ग या छोटे वर्ग के लिए कौन सी कॉलोनी आप बना रहे हैं। मैंने उस संबंध में कलेक्टर महोदय से भी चर्चा की कि मैंने एक आम व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति यहाँ प्लाट भी नहीं खरीद सकता। ये स्थितियां हैं केवल अवैध कॉलोनियों के कारण, कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, और सरकारी जमीनों पे अवैध कॉलोनी। सबसे बड़ी सरकारी जमीनों पर तो समझ में आ रहा है, लेकिन सरकारी जमीनों की हेराफेरी हो रही है। निजी जमीनें सरकारी बन गई, बेशकीमती जमीनें राजकुमार जी, और जो सरकारी जमीनें थी उनको निजी बना दी गई। ये एक सिंडिकेट काम कर रहा है जावद क्षेत्र में हर जगह। इसको लेकर क्या कहेंगे? आम लोगों के बीच जाते हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती है? मेरा ये कहना है कि बिल्कुल जो आपने कहा, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल सत्यता है, हो रहा है। और हम धीरे धीरे अब कार्रवाई के लिए जो चीज हमारे नॉलेज में आती है, हम कहाँ तक बात कर सकते हैं? जिला स्तर तक। हम अगर शासन को लिखेंगे तो शासन कहाँ भेजेगा कागज? वही जिला स्तर। लेकिन यहाँ के राजस्व में, मैं कह रहा हूँ जावद में भी राजस्व में आज भी आप चाहो तो महेश जैन की जमीन राजकुमार अपने नाम करा सकता है। ये स्थितियां आज भी है। जो नीचे के राजस्व कर्मचारी हैं वो आज भी, उनको किसी बात का डर नहीं है। नहीं, कर कौन रहे? जमीनों के खेल बड़ा सवाल है। कर कौन रहे? कौन लोग शामिल है इसमें? भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जो इस टाइप के बिजनेस करते हैं, जो लोग अपना जमीनों के हेरा फेरी या जो भूमाफिया है, उन्हीं का काम है। और उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा संरक्षण रहता है उन नेताओं का, जो इस तरीके से, क्योंकि जब तो इस पे विपक्ष और आप भी चूंकि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़े हैं, तो ये भूमिका में क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर विपक्ष का काम ही यही है तो लगातार जो जनता के मुद्दे और सरकारी जमीनों की हेराफेरी हो रही है, सब अवैध कॉलोनियां कट रही है, इन पर खामोशी क्यों? महेश जी, आप विश्वास करेंगे, मेरी लड़ाई शुरू से इन चीजों के खिलाफ रही है, और आप मान के चलेंगे कि आप इस चीजों के निर्णय एक आध महीने में देखना, नहीं तो यहाँ से फाइलें पूरी सीएम तक हम शिकायत करेंगे। और हुआ तो मैं सीएम साहब से टाइम लेके भी जाऊंगा कि आपका कहना कुछ और है और शासन का करना कुछ और है, दोनों में बहुत अंतर। आप सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि अवैध कॉलोनी पे सरकारी जमीन जो उनको छीनी जाए। एक मैं कह रहा हूं, अभी प्रशासन क्या करता है, हमने 4 करोड़ रुपए की जमीन खाली कराई। अरे भैया, ये हजारों करोड़ों रुपए की जमीन है सरकारी, आप एक जमीन खाली करा के बताते हो कि हमने इतने 1000 करोड़ की, तो यहाँ देखो तो हजारों करोड़ रुपए की जमीन। नहीं, लेकिन उन्हीं जमीनों पे वापस अतिक्रमण हो जाता है ना। फ्री करवाना नहीं, उसको संरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल होना चाहिए, वहां बोर्ड लगना चाहिए, लेकिन वापस जमीनों पे अतिक्रमण हो रहा है दोबारा। नीमच में भी ये स्थिति है, बंगले एरिया में भी यही स्थितियां हैं। शासन का स्पष्ट निर्देश है कि आप 5000 स्क्वायर फीट तक का एक प्लाट ले लो, और ये ऑर्डर हो चुके हैं कि आप ये कब्जे में, नगर पालिका ये जो बंगले हैं अपने कब्जे में, लेकिन आज भी वहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है, वहाँ टेम्परेरी दुकानें लग रही हैं, और जो नगर पालिका की जमीनें हैं उस पे एक व्यक्तिगत व्यक्ति जो उनके मालिक नहीं है, वो लोग किराए से पैसा लाखों रुपया उठा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की कमजोरी है। राजकुमार जी, मैं इस संबंध में कलेक्टर महोदय से चर्चा करूंगा कि नीमच में इतने बड़े बंगले हैं, आज हजारों करोड़ रुपए की कमाई हो सकती है। आज जो स्थितियां बन रही हैं शासन की कि 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, जो छोटे कर्मचारी है, नगर परिषदों में देख लो आप, हॉस्पिटल में आउटसोर्स वालों को देख लो। मैं कह रहा हूँ यहाँ की मंडी और ये अगर बंगले की जमीन नगर पालिका अपने कब्जे में ले ले तो कम से कम 2-3 हजार करोड़ रुपए की कमाई तो यहाँ से शासन को फायदा हो जाएगा, टैक्स मिल जाएगा, जो भी है उनको राशि मिल जाएगी। जावद की अगर बात करें तो जावद में नक्शे की अगर बात की जाए तो लगभग राजस्व में नक्शे गायब हैं। अभी बता रहे हैं कि जावद का नक्शा भी मिल चुका है। क्या राजकुमार जी, नक्शा लागू होना चाहिए, और लागू होता है तो परिणाम क्या देखने को मिलेंगे? भाई, नक्शा जब लागू होता है तो पहले तो उस नक्शे की जांच होना चाहिए जी, कि वो नक्शा किसी के माध्यम से बनवाया हुआ तो नहीं है। जो ग्वालियर में हमारे बहुत पुराने नक्शे या मंदसौर में भी आज देखने को मिल सकते हैं, वो नक्शे की जांच हो। नक्शे की जांच के बाद ये होना चाहिए कि जिस जमीन, सरकारी जमीन है, उस पर तुरंत, और जो लोगों ने कब्जा कर लिया उनको तुरंत खाली कराना चाहिए, तब तो लगेगा कि प्रशासन है। नहीं तो वही कि भाई काला पीला चल रहा है। तो मेरा कहना है नक्शे की, मैं अभी इस संबंध में एसडीएम ने और कलेक्टर महोदय से भी बात करूंगा कि नक्शा जो है जांच करके तुरंत
उस नक्शे को आप मैदान में ले जाके अधिकारियों के बीच में सबको ले जाके और जिसकी जमीन पे कब्जा है तुरंत हटाएं और उसको कब्जा दें। अगर सरकारी जमीन पे है तो सरकार अपना बोर्ड लगाए, बाउंड्री जैसे आपने कहा होना चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उसमें राजनीतिक लगता है कि राजनीति इतने जल्दी उस नक्शे को लागू करने देगी? देखो ऐसा रहता है कि राजनीति तो होती है इसमें, लेकिन इतनी बड़ी जमीन है भाई, छोटा मोटा देखते हैं हम, एक गुमटी लग रही अतिक्रमण हटा दे तो खुश हो जाते हैं। अभी आपने देखा नए गांव में वहां गुमटी हटा के खुश हो रहे, अरे भैया वहां पर कितना कब्जा लोगों ने कर रखा है, सीसीआई की जमीन पे लोगों ने कब्जा कर लिया जो सरकारी जमीन है। तो मेरा ये कहना है कि हम इस संबंध में कलेक्टर महोदय से भी मिलेंगे और मुझे भरोसा है, विश्वास है कि कलेक्टर महोदय जिस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं ऐसे लोगों पे तुरंत कार्रवाई करवाने की पूरी हम कोशिश करेंगे, धरना भी देंगे, जो हम कर सकते हैं विरोध करना वो भी करेंगे। फैक्ट्री की अगर बात करें तो फैक्ट्री रखने का मुद्दा जो लगातार धरना चल रहा है, सत्ता से लगाकर विपक्ष के कोई लोग मौके पे नहीं पहुंचे हैं और सतलेजा जी का कहना है कि वहां फैक्ट्री लगेगी तो रोजगार मिलेगी। तो क्या राजकुमार अहीर और पूरन अहीर जो धरने पे गए हैं, आप भी लगातार गए, क्या आप रोजगार के विरोध में या विरोध किस चीज का? देखिए आप यहाँ पे विक्रम सीमेंट लगी हुई है जो बरसों से, उस एक फैक्ट्री की इनकम इतनी कि उससे 4 फैक्ट्रियां और बन गई। आप वहाँ देखो, बहुत पुरानी बात मैं आपको बताऊँ महेश जी, हम 86-87 में कॉलेज में थे और बिड़ला जी के जो बेटे हैं वो आए थे और हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन स्टूडेंटों ने किया था। उस समय 25-30 लोगों की नौकरी परमानेंट हमने लगवाई थी। लेकिन ये ट्रांसफर आज अगर हम देखें उस फैक्ट्री में, आप तो परमानेंट नौकरी की बात कर रहे हैं, स्थायी कर्मचारी, वहाँ जो लोकल व्यक्ति मजदूरी करने वाला जाता है वो भी जावद क्षेत्र के नहीं है, ना नीमच जिले के हैं, वो लोग राजस्थान के आके लेबर यहाँ काम कर रही है। यहाँ रोजगार मिल कहाँ रहा है? जब इतना बड़ा प्लांट, सीमेंट फैक्ट्री का प्लांट है, उसमें ही रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम कपड़ा फैक्ट्री में कैसे मान के चले? आज क्या होता, बात करते हैं, आप एग्रीमेंट बनाइए, उस एग्रीमेंट में बताइए कि मैं इतने लोगों को नौकरी दूंगा, अगर नहीं देता हूं तो मेरी फैक्ट्री बंद की जाए। सही बात है। भाई मेरा ये कहना है कि फैक्ट्री के अंदर 40 रुपए स्क्वायर फीट में जमीन लेनी, शासन से, शासन का लोन ले लेंगे, यानी जनता को क्या फायदा? और उसके बाद में पता चलेगा कि दिवाला निकाल के चलेगा। ये जितने भी लोग आ रहे हैं कपड़ा फैक्ट्री वाले, एक हमारे गुजरखेड़ी साखला में आया, वो भी भीलवाड़ा के, ये भी भीलवाड़ा। आज आप देखो जहाँ कपड़ा फैक्ट्री डली हुई है वहाँ भीलवाड़ा वीरान हो गया, वहाँ एक जानवर भी देखने को नहीं मिले। उसके जो पॉल्यूशन होता है, उसका जो पानी होता है केमिकल का, ये 3 प्रोसेस में यहाँ चलेगा। नहीं, यहाँ पे विरोध का मेन कारण हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि यहाँ जो विरोध हो रहा है, धरना चल रहा है, उसके पीछे वजह क्या चाहती है जनता वहां की? मेरा ये कहना है इस मामले में, ये कांग्रेस के पूर्व विधायक बद्रीराज जी भट्ट के कारण ये डैम यहाँ बना था और ये डैम इसलिए बना था कि यहाँ के किसानों की फसलों को इरिगेशन से पानी मिले ताकि वो अपनी फसल उगा सके। हमारा मोरवन क्षेत्र इतना गेहूं पैदा करता है, जैसे पंजाब में होता है ऐसे हमारे मोरवन बेल्ट, हम उसको मिनी पंजाब भी कह सकते हैं। हमारा ये कहना है कि जो इरिगेशन का डैम बना था, उस इरिगेशन के डैम के अंदर जो नॉर्म्स होते हैं इरिगेशन के, सिंचाई विभाग के, उसमें राजस्व के अधिकारी बैठते हैं, सब चीजें तय होती है कि हमारा इतना क्यूसेक पानी है या इतने हजारों लीटर जो पानी है वो हम इरिगेशन के इतने गांव को देंगे। उसमें गांव भी चिन्हित होते हैं, उसमें किसान की जो इरिगेशन की जो क्षमता है वो भी होता है कि 2500 एकड़ को हम ये पानी दे सकते हैं, उसके लिए केनाल बनाते हैं या पाइपों के माध्यम से। हमारा विरोध इस बात का है कि जो नॉर्म्स है उसके अतिरिक्त यहाँ फैक्ट्री को पानी कहाँ से देंगे जब नॉर्म्स में वो है ही नहीं। हम और दूसरे किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे रहे हैं क्या, जो 50 गांव के अलावा दे रहे हैं क्या? अगर आपके पास पानी है, मान लो आप कहते हैं कि पूरा डैम भर गया, ये तो आज प्रकृति की बारिश अच्छी हो गई, इसलिए बारिश अच्छी हो गई। कई बार बारिश कम रहती है तो जो एक इरिगेशन के लिए भी 4 पानी देते हैं, उस समय 1 या 2 देते हैं। तो मेरा ये कहना है कि चलो सरवानिया महाराज में पीने का पानी मिला, हमने उसका विरोध नहीं किया, जनता को मिलना चाहिए। ये जवाबदारी बनती विधायक महोदय की कि यहाँ से सीधा गांधी सागर से पानी लाए और सरवानिया। लेकिन चंबल से पानी भी तो आ रहा है, पानी की सप्लाई की बात करें, चंबल से जो पानी अब आ रहा है वो पानी में आपको 50 या 100 लीटर पानी केवल ड्रिंकिंग वाटर के लिए है। वो नहीं, खेती के लिए भी लानी भी चाहिए, खेती के लिए वो योजना चल रही है। ऐसा पता चला है कि योजना चल रही है। दूसरे अपना जिले है मंदसौर में तो बहुत सी जगह एजुकेशन, लेकिन यहाँ भी योजना चली है और कब पानी आएगा तब बात की जाएगी। आज मेरा ये कहना है जो डैम जिस नॉर्म्स में बना है वहाँ उसमें पानी इसको देना नहीं चाहिए। इसी बात का सबसे बड़ा विरोध तो फर्स्ट ही है।
दूसरा वहाँ पास में स्कूल है 200 मीटर दूर पे, जहाँ कम से कम 400-500 बच्चे छोटे छोटे पढ़ाई करते हैं। वहाँ फॉरेस्ट विभाग का ऑफिस है, वहाँ गौशाला है, वहाँ आपका बस्ती है, वहाँ आपका गौशाला के अलावा पानी की टंकी बन गई है। तो मेरा कहना है कि अब ये इसका जो केमिकल का पानी, गंदा पानी कहाँ छोड़ेंगे? अभी बीच में बताया, कुछ लोग बता रहे थे उनके संबंधित जो फैक्ट्री किसको बसेड़ी घाटी में छोड़ेंगे तो क्या बसेड़ी घाटी के लोगों को वहां गंदा नहीं होगा? वहां जमीन में पानी नहीं जाएगा, वहां कुएं में पानी नहीं जाएगा? इसके लिए तो प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट लगी होगी ना। प्रदूषण बोर्ड जो है अभी कुछ नहीं है, हमने ये भी नहीं है, प्रदूषण बोर्ड की अभी तक कोई वो नहीं आई है। दूसरा, हमने अभी इनकी शिकायत करी थी कलेक्टर महोदय को और खनिज वालों को। पूरा जो पत्थर है माइनिंग का वो सब वहीं से खोद दिया गया, वो चोरी है। नहीं, वहां से तो खोदा आया है और रेवेन्यू की जगह से भी खोद के लाए। एक तो क्या होता है, जमीन के अंदर से जो निकालते हैं उसमें भी खनिज का पैसा लगता है। वो जितना जमीन के अंदर से जो आता है वो सब तो उसकी अनुमति नहीं ली गई क्या? कोई अनुमति नहीं दी है। अभी 3 दिन पहले मिस्टर खनिज विभाग के अधिकारी गए थे और पूरी नापतोल की, और वहां के जो लोगों ने सप्लाई किया बोले 500 ट्राली, कम से कम स्क्वायर फीट से देखें तो 2000 ट्राली, और उसका अगर हम 10% पेनल्टी जो लगती है, 25% जो लगती है, वो 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगना चाहिए, क्योंकि चोरी हुई है। नहीं, लेकिन अब धरना जो चल रहा है वहां पे काफी लंबा समय हो गया। राजकुमार जी, क्या लगेगा, धरना चलता रहेगा या क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेगी? अभी सारे किसान खेतों में लगे हुए थे। मुझे तो आज भी बड़ा दुख इस बात का कि जो लोग किसान बैठे थे धरने पे, वो कल से अपने खेतों पे गए, लड़ाई लड़ रहे हैं पूरी। वो कल से खेतों पे गए और जिन्होंने कल फसल बोई होगी तो उनका फसल खत्म हो जाएगी, सड़ जाएगी, चाहे वो लहसुन हो, गेहूं हो। तो मुझे तो उस बात का भी दुख है। लेकिन हम एक एक गांव के, कल मेरी बरखेड़ा जाट बात हुई, मेरी कल लोध बात हुई, एक एक दिन एक एक गांव के लोग धरने पे बैठेंगे और ये लड़ाई हम लड़ेंगे। किसी भी हालत में शासन से हम ये मांग करेंगे इस जमीन को निरस्त किया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो दावेदार चुनाव लड़ने आते हैं, विपक्ष क्यों नहीं आ रहा इसमें? क्या ये श्रेय की राजनीति चल रही है क्या वहां पे? क्योंकि राजकुमार जी भी आ रहे हैं, पूरण जी भी आ रहे हैं, किसानों की लड़ाई है, आम जनता की लड़ाई है, तो कांग्रेस के नेता क्यों गायब है? मेरा ये कहना है कि इसमें कांग्रेस के सभी लोगों को सोचना चाहिए जो मुखिया पदों पे बैठे रहते हैं। मैंने कहा ना, जैसे कल भी मैंने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि जो लोग कांग्रेस को हराने वाले हैं वही मुखिया बन के बैठे हैं, तो उनका जमीन इतना नहीं है। आज उनको ये मालूम नहीं है कि 50 गांव के लोगों को तकलीफ है। इस इरिगेशन से 50 गांव के लोग पानी इरिगेशन करते हैं, उनका क्या होगा? ये एक गांव की बात नहीं है, ये मोरवन प्रॉपर के अलावा 50 गांव और भी हैं। क्या 50 गांव के 25-30 हजार जो भी मतदाता हैं, क्या उनको उनकी चिंता नहीं है? कभी उनसे जाके पूछा? तो ये वो इनकी कमी कहीं ना कहीं सक्रियता की कमी है, या कहीं ना कहीं इनका जमीर गवानी देना है, या इनको विरोध करना कि हम विरोध कैसे करेंगे, या विपक्षी भूमिका निभाना नहीं आ रही। सकला जी लगातार विकास के दावे कर रहे हैं। किसानों की बात करें, किसान काफी मोहन सरकार में खुश हैं। दरअसल की स्थिति क्या है? लोगों के पास जा रहे हैं, क्या कुछ उनके दावों पर क्या कहेंगे? अभी कौन सा किसान खुश है? एक गांव का नाम आप ही बताइए कि कौन सा किसान खुश है, किस फसल से खुश है? फसलों के दाम आप देख रहे हैं क्या चल रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मंडी में देखो आप क्या हो रहा है किसानों के साथ। जहाँ 5000 की मूंगफली बिकती है, जिसकी बोली 2.5-3 हज़ार से शुरू होती है, वो 1200 से शुरू हो रही है। सोयाबीन के भाव देख लो। कहाँ आप बात करें, कौन सा किसान खुश? क्या मुआवजा मिल रहा है? फसल बीमा मिल रहा है? क्या खाद मिल रही है उनको? क्या मिल रहा है? किसान कैसे खुश है? आप मुझे बताइए कि किसानों के लिए कोई एग्रीकल्चर का बड़ा कॉलेज यहाँ खुल गया है, या कोई ऐसा मिट्टी परीक्षण का काम चल रहा है? नहीं, मुआवजा राशि मिली किसानों को। अभी हाल ही में मोहन सरकार ने जो है वो दीपावली को लेकर मुआवजे सबके खातों में ट्रांसफर करें। कई किसानों से मेरी बात हो रही, कल भी मेरी सिंगोली बात हुई, किसानों के खातों में पैसे नहीं आए। जो बात हुई थी कि दिवाली के पहले हम डाल देंगे, ये बात अलग है कि ये मुख्यमंत्री जी और एक हमारे कमलनाथ जी, जिन्होंने दिवाली के पहले लोगों की दिवाली मना दी थी बिना सर्वे। आज क्या हो रहा है, कई गाँव में मैं गया, पटवारी तक पहुंचे नहीं सर्वे के लिए। कौन सी बात कर रहे हैं? किसान कहाँ खुश? आप बताइए, किसान कहाँ खुश है? किसान को अपनी फसल का अच्छा दाम मिले, उसको खेतों के लिए पर्याप्त पानी मिले, उसको खाद मिले, अच्छा बीज मिले, तब किसान के चेहरे पे, और दाम जब मिलेंगे तो किसान के चेहरे पे मुस्कुराहट। विकास की बात करें, विकास को लेकर कल भी डोम का लोकार्पण करा। लगातार जावद विधानसभा में डोम बनते जा रहे हैं। सकला जी कह रहे हैं विकास एक के बाद एक होता जा रहा है। विकास को लेकर क्या कहना आपका? क्या ड्रोन से ही विकास संभव है? मेरा कहना है कि आप इस क्षेत्र के लोग, कितने लोग बेरोजगार हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, इस क्षेत्र में ऐसा कौन सा उद्योग लगा जिससे 1000-2000 350 करोड़ की फैक्ट्री, कपड़ा फैक्ट्री, ऐसा होना चाहिए कम से कम 1000 लोगों को
उसमें नौकरी मिले। नहीं तो आंदोलन में मुद्दा शामिल है। बिल्कुल बेरोजगारों को बिल्कुल इसीलिए ये शामिल है, लेकिन ये फैक्ट्री के लिए खिलाफ है कि इस फैक्ट्री की शासन जमीन निरस्त करे। आपने देखा हमारे बड़ी खवई में सौर ऊर्जा के प्लांट लगे, क्या उस गांव को बिजली मिल रही है? क्या उस गांव के लोगों को रोजगार? मुश्किल से आप देखें करोड़ों रुपए की जमीनें, अरबों रुपए, आप मान के आज की तारीख में अरबों रुपए की जमीन है, वहां के कितने लोग काम कर रहे हैं? मुश्किल से 10 या 12। जब आप 100 करोड़ 500 करोड़ का कोई उद्योग लगा रहे हैं, सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो कम से कम उस क्षेत्र के 1500 लोगों को तो नौकरी मिलनी चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए कहीं से। आपने देखा पिछले दिनों चौकीदार वो तनख्वाह नहीं मिल रही थी, जो वहाँ के चौकीदार थे, और आप भी शायद पहुंचे थे, आपके माध्यम से भी मैंने देखा कि उनको एक्सीडेंट हो गया, तो किसी ने पूछा नहीं। तो मेरा ये कहना है कि कहाँ रोजगार मिल रहा, विकास कहाँ हो रहा? विकास किससे कहते हैं? केवल एक सड़क बनाने से विकास हो जाता है? किसे कहते हैं विकास? राजकुमार जी अगर बात करें, अब चूंकि कांग्रेस पार्टी से भी आप काफी समय से जुड़े रहे हैं और ऐसे में लगातार जो है जावद में चौथी बार सकलेचा जी विधायक बने हैं, क्या उम्मीद करें आगामी, क्योंकि चुनाव फिर होंगे, इस बार तरुण जी बाहेती को कांग्रेस की कमान दे दी गई, क्या लगता है राजकुमार आई फिर चुनाव लड़ेगा या कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से, देखो आज भी वहां के मतदाता जनता की एक ही हार्दिक इच्छा है कि राजकुमार जी को विधायक बनाना है। लगातार सन 2008 से मैंने पहले तो जावद देखा नहीं था, मतलब जावद के गांव 2008 में मुझे टिकट दिया तो मुझे पता चला वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ के लोगों से जानने मिलने का अवसर मिला। मात्र 3200 वोटों से मैं चुनाव हारा मैंने। आज मान के चले जावद विधानसभा में छोटे मोटे 450 गांव हैं, एक गांव के 3 गांव हैं। कई गांव उस समय ऐसे भी थे जहां साइकिलें मोटरसाइकिलें भी नहीं जाती थी, मैं पैदल जाता था। उस गांव की परिस्थिति को मैंने देखा और उसके बाद मन में एक विचार आया, जीना यहाँ मरना है, जावद क्षेत्र छोड़ के जाऊंगा नहीं। 2018 में कमलनाथ जी ने कहा कि राजकुमार नीमच से लड़ लो, मैंने कहा मैं दूसरों का अधिकार नहीं छीनूंगा। और मेरे साथ जो लोग जुड़े, मैंने वहां की गरीबी देखी, मैंने वहां की तकलीफें देखी, वहां शोषण हुआ, वहां अत्याचार हुआ, उन सब चीजों को देख के मेरे मन में एक ही बात आती है कि मैं रात दिन इनकी जितनी सेवा करूं वो मेरा एक लक्ष्य है, और वो उनका एक लक्ष्य है कि राजू भैया को एक बार विधायक बनाना है। मान के चले मैं चुनाव लड़ूंगा निश्चित रूप से। उस समय परिस्थितियां कह रहे हैं कि इस बार आरोप लगाते हैं कि राजकुमार ने उनसे पैसे ले लिए। हाँ, अभी भी लगा था समुद्र पटेल के समय राजकुमार जी ने हरा दिया है, तो उसकी वजह हार की वजह क्या वाकई में राजकुमार था क्या उसमें? राजकुमार, कमलनाथ जी आए थे, उनको उन्होंने कहा फॉर्म विड्रॉ कर लो, और हमारे नेता हैं कमलनाथ जी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, उस समय पार्टी का आदेश माना और मैंने फॉर्म विड्रॉ कर लिया। पिछले समय जब समुद्र पटेल जी चुनाव लड़े थे, मैं उनके पास गया था कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़े, वो तो इस बार मेरे पास आए भी नहीं थे, और मुझे कहीं ना कहीं किसी के माध्यम से लोभ दे रहे थे। मेरे 2 मित्र थे, मैंने नाम भी बताया था उस समय, तो कह रहे थे कि राजकुमार जी ये पैसा ले लो। मैंने राजकुमार ने जीवन में पैसा नहीं लिया है। आरोप लगाते एक भी आदमी सिद्ध करके, मैंने तो ये कहा है समुद्र पटेल जी को कि उनके जो समाज के लोग हैं, धाकड़ समाज के, वो मेरे बहुत चाहते हैं, धाकड़ समाज के जितने, उनको मैंने कहा एक बार आंख मिला के सिर्फ कह दे कि राजकुमार ने, मैं झूठा ही बोल दे लेकिन बोले कि राजकुमार ने 1 रुपए। आज भी इस बात के दावे से कह रहा हूँ, जिस रोज पैसा ले लूंगा उस रोज जावद विधानसभा में जाना छोड़ दूंगा, मतलब राजनीति करूंगा सेवा के माध्यम, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल मना। ऐसा बता दें सकलेचा जी की जीत के पीछे राजकुमार जी का श्रेय है, ये भी आरोप लगातार लगे हैं कि जो हार थी उसमें भी राजकुमार को ही श्रेय दिया गया, उसमें कितनी सच्चाई है? मेरा ये कहना है, मैं चुनाव लड़ता हूं तो बोले सकलेचा जी से पैसे लेंगे, नहीं लड़ता हूं तो समुंदर से पैसे। भाई मैं अगर समुंदर से पैसे लेता या पैसे की बात आ रही है जैसे कहीं से, तो मैं उसके साथ ही काम करता, पार्टी में भी बना रहता और पैसा भी लेता। लेकिन मैंने स्पष्ट कहा, और रोज जो लोग आए थे दोनों, उनको मैंने कहा आज के बाद मेरे से बात मत करना, मैं पैसों का काम नहीं करता हूँ, ना करूंगा जीवन में। मेरा एक कार्यकर्ता आज भी जावद में ये कह दे खड़ा होकर कि राजकुमार ने पैसा लिया या पैसा लेते हैं या पैसा लेंगे, तो मैं राजनीति वहां से मतलब कभी चुनाव लड़ने की बात नहीं। इतना मुझे भरोसा है और मेरे कार्यकर्ताओं को मेरे पे इतना भरोसा है। मैंने आज तक 8 से लेके 25 तक 17-18 साल हो गए, कभी 1 रुपए का आरोप किसी कार्यकर्ता ने लगाया। कई काम आते हैं, नार्कोटिक्स के आते हैं, पुलिस के आते हैं, वन विभाग, कोई भी एक व्यक्ति, आप इतना, आपका चैनल तो बड़ा जागरूक है, आप कभी भी किसी गांव में जब भी जाए पूछेंगे राजकुमार ने कभी तुम्हारा कोई काम किया, पैसा 1 रुपया आज तक मैंने किसी से नहीं लिया। इसीलिए दमदारी से चुनाव लड़ता हूं और दावे के साथ लड़ता हूं और आंख मिला के बात करता हूं। जो व्यक्ति
पैसा लेता वो आंख मिला के बात नहीं कर सकता। उसके तरुण जी भाईते भी जिलाध्यक्ष बने, बता रहे कांग्रेस बड़ी मजबूत हो गई है। अब जावद और नीमच और मनासा तीनों की अगर बात करें, अपन जावद के मुद्दे पे बात करें, तो इस बार तो परचम कांग्रेस का लहरा दिया जाएगा, क्या लगता है? कितनी मजबूत है ये आपने पिछले आपके चैनल के माध्यम से मैंने देखा था। समुद्र पटेल जी जावद से चुनाव लड़े इस बार। सत्यनारायण पाटीदार भी हर बार चुनाव की इच्छा रखते हैं जावद से लड़ने की, जो आज तक मौका नहीं मिला। और जिलाध्यक्ष जो आप कह रहे हैं बड़े मजबूत, ये तीनों जब वहां पहुंचे तो 50 लोग भी उस कार्यक्रम सिंगोली के प्रोग्राम में धरने के प्रोग्राम, किसानों की बात नहीं, कितने किसान थे, किसान नहीं थे कार्यकर्ता, 10-12 रतनगढ़ के, 2-4 नीमच के, ऐसे करके 50 लोगों की संख्या थी। ये मजबूती होती है। आपस में भी बताते हैं कि आपस में भी लड़ाई झगड़े हो गए थे वहां पे, विरोध का भाजपा क्या करना था, कांग्रेस ही आपस में विरोध कर सही बात है कि इसी बात को लेकर लड़ाइयां वहां चलती है और हो रही है। इसने पार्टी का विरोध किया, मैं तो कह रहा हूं दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने आपस में पार्टी का एक दूसरे का विरोध किया। मैं जब 18 में लड़ा तो दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और ये टिकट जैसे नीमच का मिला तो सत्यनारायण जी इधर आ गए थे। और उस समय भी उसने, जब मुझे कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं ईमानदारी से दूसरे क्षेत्र में मुझे कांग्रेस का काम करना चाहिए, जहां तक भी है। जब मुझे टिकट मिला तो इसके जितने समर्थक थे, 5-10 जितने भी थे, उन्होंने एक ने भी कांग्रेस का काम नहीं किया। तो मेरा ये कहना, कहां से कांग्रेस मजबूत, इनको जनता की तकलीफ ही पता नहीं है। आज अगर कोई बात कह देते, पेपर में स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। आप चाहें तो मैं भी कल से पेपर में काम करता हूँ जमीन पे, इसलिए मीनाक्षी नटराजन जी ने मेरा नाम 100 डाल रखा था। वो इतनी बड़ी सांसद है और देश की नेता है, जनता ने भी रखा था, जनता ने भी रखा। तो मैं इस पार्ट पे पहुंचता हूँ और मैं प्रशासन से भी डरता नहीं हूँ लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि जो सच्चाई है, जो सही चीज है, उसके लिए आज के व्यक्ति को लड़ना चाहिए। राजनेता वो होता है जो कार्यकर्ताओं के बीच में रहे, जनता के बीच में रहे, जनता की तकलीफों को समझे। क्या लगता है अब आगामी समय में कांग्रेस में अगर वापसी होती है आपकी, तो क्या जाना पसंद करेंगे? देखो, मैंने अभी तक आवेदन नहीं दिया है। कांग्रेस से मुझे वरिष्ठ नेताओं ने कहा, एक बार ये मेरी प्रदेश अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई थी, जीतू पटवारी से। अभी 7 दिन पहले मैं कमलनाथ जी से भी हमको सबको बुलाया था, लेकिन सभी ने कहा कि आवेदन दे दो पार्टी। मैंने कहा नहीं, मैंने आवेदन दिया नहीं है। अगर आपको लगता मैंने गलती की, मैंने फॉर्म उठाया, विड्रा किया, कोई विड्रा नहीं करता, मैंने फॉर्म। नूरी खान जी के कहने पे हुआ था पूरा, आदरणीय कमलनाथ जी ने बात कराई थी। कमलनाथ जी से मेरी लगातार बात हो रही थी। नूरी जी तो बीच में बहुत बाद में बात करें, मीडिएटर की भूमिका में वही थे बीच में, लेकिन कमलनाथ जी से मेरी बात हुई, मेरे नेता हैं, और उन्होंने मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता को जितनी हाइट दी पार्टी के कारण, तो मैं उनका जीवन भर एहसान नहीं भूलूंगा और उनका सम्मान करता रहूंगा। अभी भी उन्होंने मेरे से कहा कि राजकुमार एक आवेदन दे दो, मैंने नहीं दिया, मेरी इच्छा नहीं है। क्यों, मैं देख रहा हूँ जब भी मैं चुनाव लड़ता हूँ, आज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि कांग्रेस मजबूत, कांग्रेस को कमजोर तो आप लोगों ने नहीं किया। ये तरुण भाईती जिला अध्यक्ष, इससे पूछो कि इससे किस विधानसभा में काम किया। इसके खिलाफ शिकायतें हुई, अभी प्रदेश कांग्रेस में पेंडिंग है कि इसने उमराव गुजर के खिलाफ काम किया, इसने नंदकिशोर पटेल के खिलाफ काम किया। और कभी आपकी चर्चा हो तो सत्यनारायण पाटीदार जी से पूछना, उनके खिलाफ भी चुनाव में काम किया था जो झगड़े हुए थे। 3 चुनाव का तो मुझे मालूम, हमारे जावद के 4 चुनाव में आदरणीय पाटीदार जी जो हैं, इनसे पूछो, किसी कार्यकर्ता से पूछो। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं जो कह रहा हूं सही, हो सकता मैं गलत हूं। किसी भी कार्यकर्ता से पूछो कि 4 चुनाव में इस व्यक्ति ने कब कांग्रेस का काम नहीं। लेकिन नीमच की अगर बात करें तो फिर अगर तरुण भाईती को जिलाध्यक्ष बनाते हैं, तब दावेदार की कमी है। दावेदार कौन आएगा नीमच में? या फिर तरुण भाईती दावेदार रहेंगे और जिलाध्यक्ष रहेंगे? मेरा ये कहना है, आज भी एक निष्ठावान सक्रिय कार्यकर्ता को अगर टिकट दे दें तो वो भाजपा के सामने मजबूती से लड़ सकता है। लेकिन जो लोग कांग्रेस के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, वो कार्यकर्ताओं की निगाह से गिर चुके हैं, और जो व्यक्ति कार्यकर्ताओं की निगाह से गिर जाता है वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। तो आप मान के चलिए, ये इस लायक भी नहीं है। इनको जनता की, इनको जब सत्यता पता चलेगी किन चुनाव में काम किया है, तो वैसे ही ये मजबूत तो छोड़ो और कमजोर हो जाएंगे। नहीं, जब चुनाव आएगा तब कांग्रेस, आप बोल रहे लगातार कमलनाथ जी साहब की बात हुई, जीतू पटवारी जी बोल रहे आवेदन दे दो। अगर चुनाव के समय राजकुमार जी को साथ लेने के लिए फिर पिछली बार की तरह का समझा दिया जाता है, तो क्या राजकुमार है जनता के लिए चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा? सवाल ये है। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा, उस समय की परिस्थितियां जो भी रहे, लेकिन 2028 का चुनाव में किसी भी स्तर पे लड़ूंगा। पार्टी अगर उनको लगता ऐसा है दे टिकट तो ठीक है, नहीं दे तो भी मैं चुनाव तो तय है कि मैं जनता का सेवक बन के चुनाव
अब हम मुद्दा जो हमारा डिस्कस था कि अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, फैक्ट्री का मुद्दा चल रहा है, अवैध कॉलोनियों का मुद्दा चल रहा है, सरकारी जमीनों की हेराफेरी, इसको लेकर क्या लगता है राजकुमार रेड्डी की आगामी भूमिका क्या होगी? बिल्कुल, आप देखेंगे एक महीने के अंदर आपको परिणाम देखने को हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे जहां जहां भू माफियाओं की है। देखो, जो हमारी जानकारी में आता है क्या होता है, आप देख ही रहे हैं कि सब फाइलें बंद कमरों में, रात को सब लेन देन जो भी होता है वो सब बंद कमरों में। लेकिन कहीं से कोई आवाज हमारे सामने आती है या कोई कागज हमारे पास आते हैं तो उसकी लड़ाई हम नहीं राजकुमार जी, अभी दिव्यांग किसान का अगर मामला की बात करें, कैलाश साहू की बात करें, तो कैलाश साहू का कहना है उसकी जमीन किसी और व्यक्ति ने बेच दी, कॉलोनी काट दी। कॉलोनी की बात प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया, वो खुद कैलाश साहू प्रशासन के पास जाता है, मेरी जमीन पे कॉलोनी काट दी। उस मामले में जब पड़ताल की जाती है तो ये चीज निकलती है कि जो व्यक्ति जिसपे आरोप लग रहे हैं वो व्यक्ति कह रहा मेरा कॉलोनी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन शपथ पत्र उसके स्टाम्प जो है दूसरों के नाम पे खरीदी बिक्री के हो जाते हैं। तो ऐसे में और एक साल पहले भी एक मामला आया था जिसमें भी बावल में अवैध कॉलोनी को लेकर एफआईआर के आदेश हुए थे, आज तक एफआईआर आज तक नहीं। तो ये क्या है, फिर कार्रवाई होगी कैसे? मैं कह रहा हूँ उसमें बावल वाले एक और मामले में 4-5 लोगों के नाम थे, 2 नाम पुलिस वालों ने वैसे निकाल दिए, उसकी भी हम जांच करा रहे हैं। भाई, जिस मामले में 5 लोग अगर आरोपी हैं या जिन्होंने 420 किए तो 3 पे क्यों कार्रवाई होती है? ये ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो हमारे संज्ञान में आ चुके हैं। आप मान के चलें कि हर स्तर पे हम लड़ाई लगाएंगे और प्रशासन को मजबूर कर देंगे, क्योंकि प्रशासनिक व्यक्ति की बात को भी, उनके खिलाफ भी हम शासन को शिकायत करेंगे कि ये आपके प्रशासन के अधिकारी ही सरकारी जमीन को बेचने का काम। अभी हाल ही में एक मामला आया, पट्टे की जमीन जो होती है वो बिना कलेक्टर की परमिशन के बिकती नहीं है। अभी बावल में पट्टे की जमीन है वो भी खरीदी बिक्री हो गई है। तो मतलब ये तो सिंडिकेट एक तरीके से काम कर रहा है और उसके नामांतरण रजिस्टर सारे काम हो जाते हैं। आम व्यक्ति नामांतरण के लिए जाए उसे दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज की इस समय स्थितियां ऐसी है प्रशासन की। मैंने कहा ना, मैं महज जमीन की जमीन कल मेरे नाम का रख सकता नहीं तो, लेकिन फिर आम जनता तो परेशान हो रही है ना। जनता तो ये कलेक्टर महोदय के जो संज्ञान में हम ला रहे हैं, मैंने 2-3 मामलों में संज्ञान में लाया, कार्रवाई हुई है, उस पर कार्रवाई हो रही है और होगी। जब तक नहीं होगी लड़ाई लड़ते, कागज कभी रुकता नहीं है। सबसे बड़ी, आप कागज को दबा सकते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर कोई आएगा फिर खुलेगा, लेकिन जो शिकायतें होती है वो दबती नहीं है, कहीं ना कहीं उसके परिणाम आते हैं। तो हम अभी कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के कार्यकाल में तो बरखेड़ा वाला मामले भी आप देखेंगे, फर्जी रजिस्ट्री के कई मामले हुए हैं, कई सरकारी जमीनों को कराया गया, लेकिन राजनीति उस पर हावी है। उस पर सवाल सबसे अहम है। राजनीति का हस्तक्षेप उतना होना चाहिए कि छोटी मोटी चीजों में तो ठीक है, लेकिन जो सरकारी जमीनें, जो जवाबदारी सरकार की, प्रशासन की बनती है और जनप्रतिनिधि को भी चाहिए कम से कम शासन। वो आज की तारीख में विधायक किसके कहलाते हैं? शासन, सांसद शासन के, कोई दिल्ली के, केंद्र के, कोई स्टेट के। इनकी जवाबदारी प्रशासन से पहले इनकी जवाबदारी बनना चाहिए कि कम से कम वो सरकारी जमीनें पर तो ये घपले नहीं हो, या इसके भूमाफिया जो लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। मुद्दे पर लड़ाई लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल लगातार जारी रहेगी हर स्तर पे, और आप देखना 1 महीने के अंदर आपको परिणाम नजर आने लग जाएंगे। जो लड़ाई लड़ेंगे, अभी 2-3 दिन पहले भी मैंने अथवा के एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ी और उसके लिए मैंने एसपी महोदय को भी बताया। एसपी महोदय ने कहा कि जांच अगर आप बता रहे हैं सही है तो मैं सस्पेंड करूंगा दोनों पुलिस। सिंगोली के ऊपर जिन पटवारियों के आरआई के ट्रांसफर होते हैं वो लोग जाते नहीं, स्टे लेके आ जाते हैं। ऐसा क्या मोह है सिंगोली के ऊपर कि वहां के पटवारी बाहर जाना नहीं चाहते? राजकुमार जी, भैया मैं आपसे कह रहा हूँ महेश जी, आप बहुत बढ़िया बात है और आप जनप्रतिनिधियों से भी ज्यादा जागरूक है, मुझे इस बात की खुशी है। और आपके माध्यम से बहुत सारी चीजें हमारे संज्ञान में आती है। वहां जो बालकिशन धाकड़ है, जब कमलनाथ जी की सरकार थी मैंने तुरंत उसको हटवाया। आज की तारीख में मैंने कलेक्टर महोदय के भी संज्ञान में लाया हूँ, उसके पास कम से कम 10-20 करोड़ रुपए की जमीनें मामूली बात है। और आज भी उसका हमने ट्रांसफर कराया, थोड़े दिन बाद वही प्रशासन के लेके आ गया वापस। उस समय ट्रांसफर करा के कैंसिल करा दिया। अभी भी भाजपा सरकार में जो हुआ था, फिर कलेक्टर महोदय ने उसको यहाँ से, हमने शिकायतें करी, जो गांव के लोगों की शिकायतें कलेक्टर महोदय ने हटाया, फिर स्टे लिया, फिर उसको शायद मनासा भी फिर भेज रखा, लेकिन वो वहां से बैठ के भी अपने कार्यक्रम चलाता। ये मैंने वहां के तहसीलदार महोदय के भी नॉलेज में लाया, एसडीएम महोदय जो है उनके भी नॉलेज में लाया। ऐसे ही व्यक्ति तो उसने, मैं बता रहा हूँ आपको, उसने आगे की जमीन सरकारी वो खरीदी और पीछे पूरा अतिक्रमण। ऐसे एक नहीं, कम से कम 100 गांव में ऐसी स्थितियां हैं जहां कोई कलेक्टर महोदय नहीं, एसडीएम नहीं, वो प्रशासन चला रहा है। तो ऐसे खिलाफ व्यक्ति के खिलाफ हमने एक, आपने देखा था जो पटवारी संघ का जिला अध्यक्ष था, उसके खिलाफ भी हमने जब उसकी जानकारी उसको भी हटाया था, फिर आ गए।
अभी वो थोड़े दिन बाद जेल में होके आया। हम्म। तो मेरा ये कहना है कि जहाँ जहाँ कार्रवाई हम करा सकते हैं पूरी कोशिश करते हैं, हम प्रशासन को बता सकते हैं और नहीं होगा प्रशासन से तो ऊपर तक हम शिकायत। हाँ, ये थे हमारे साथ में किसान नेता जावद विधानसभा में लगातार जो आम जनता की लड़ाई लड़ने वाले राजकुमार जही, जो इनका कहना है कि इस बार भी चुनाव लड़ा जाएगा। 2028 के चुनाव में मैदान में राजकुमार अहिर दिखाई देंगे, क्योंकि आम जनता की इच्छा है कि राजकुमार अहिर विधायक बने। इसको लेकर जनता की लगातार लड़ाई जो है लगातार जारी है। जनता के मुद्दों पर अवैध कॉलोनी, फैक्ट्री मुद्दा, सरकारी जमीनों की हेराफेरी को लेकर भी किस तरीके से इन्होंने कहा कि आगामी दिनों में लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगर यहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं होता और सरकारी जमीनों की सुरक्षा नहीं होती तो मुख्यमंत्री तक भोपाल में मामला पहुंचेगा। अब देखना होगा जावद की राजनीति को लेकर लगातार अवैध कॉलोनी से लगाकर सरकारी जमीनों की हेराफेरी और फैक्ट्री के मुद्दा जो है गरमाता हुआ दिखाई दे रहा है। जावद में विकास के दावे जो उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसको लेकर आगामी दिनों में क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलती हैं।